वायलेंस वायलेंस वायलेंस। मसालेदार एक्शन सीन्स और धमाकेदार फाइट सीक्वेंसेस देखने का अगर आपको शौक है तो कुकू एफएम प्रेजेंट्स वायलेंस इन इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा की फिल्में बहुत टाइप्स की है, क्राइम, थ्रिलर, ड्रामा, हिस्टोरिक, ब्लॉकबस्टर, नोवार, रोमांस। पर इन सब टाइप की फिल्मों में एक चीज कॉमन है, वायलेंस। इंडियन ऑडियंस और सिनेमा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रेसिडेंट और हेड सजीत शिवानंदन के मुताबिक जिन मूवीज और शोज में मिस्ट्री और मर्डर पाए जाते हैं वो आम जनता को ज्यादा आकर्षित करते हैं। लेकिन क्यों? इंडिया में फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं होती, हम अक्सर उन्हें अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना पसंद करते हैं। आपको तो याद होगा ही, जब तेरे नाम रिलीज हुई थी तब कई फैंस ने सलमान की वो हेयर स्टाइल कॉपी की थी। और कौन भूल सकता है शर्मिला टैगोर जी का वो आइकॉनिक बूफॉन, उन दिनों में एक बहुत ही कॉमन हेयर स्टाइल बन चुका था। हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस। 1970s के दशक में द गॉडफादर, टैक्सी ड्राइवर और ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन जैसी हॉलीवुड सुपरहिट फिल्मों की पूरी दुनिया में चर्चा थी। ये मूवीज देखकर इंडियन लोगों में एक्शन रिलेटेड वायलेंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई और इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए एक नए डायरेक्शन की शुरुआत हुई। वायलेंस इन इंडियन सिनेमा इन द 70s। 70 के दशक में इंडिया का पॉलिटिकल माहौल कुछ ऐसा था कि यूथ में गवर्नमेंट के खिलाफ एक फ्रस्ट्रेशन सी थी। फिल्म हिस्टोरियन कौशिक भौमिक ने यह नोट किया है कि सलीम जावेद ने इंसाफ पसंद हीरोज बनाए जिनके लिए इंसाफ एक ऐसी चीज थी जो ऑडियंस के माइंड में किसी भी तरीके के वायलेंस को जस्टिफाई कर देती थी। लोगों को उनके पसंदीदा हीरोज का वायलेंस का इस्तेमाल करना जायज लगने लग गया था। जिस तरीके से गब्बर ठाकुर के हाथ को काट देता है, फिल्म के एंड में आप देखते हैं कि ठाकुर गब्बर के हाथ कुचल कर उन्हें बेकार कर देता है। दीवार में जब हम विजय को पीटर के गुंडों से लड़ते हुए देखते हैं, हमें ये समझ आता है कि उसका गुस्सा सिर्फ उन गुंडों पर नहीं बल्कि विजय के उस पिता पर है जिसने अपने परिवार को रास्ते पर अकेला छोड़ दिया, एक ऐसे सिस्टम पर जिसने उसके पिता की गलतियों के लिए एक छोटे से बच्चे को जिम्मेदार ठहराया, जैसे उस वक्त की यूथ सरकार और सिस्टम को जिम्मेदार मानती थी। सलीम जावेद कहते थे उनके मेन कैरेक्टर्स के एक्शंस उस समय के हालातों से इंस्पायर्ड थे। उनके कैरेक्टर्स जो वायलेंस से गुजरते थे वो फिजिकल होने से पहले ऑडियंस को साइकोलॉजिकली तैयार कर देते थे। वायलेंस इन इंडियन सिनेमा इन 1980s। 1980s सिर्फ डिस्को, दूरदर्शन, डेनिम्स और धारावाहिक का दशक नहीं था। उन दिनों जब हर मोहल्ले में टीवी आने लगा, लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी के सामने इकट्ठा होने लग गए। इस समय में रामानंद सागर जी की रामायण और ऐसे कई प्रोग्राम्स के कारण फैमिली धारावाहिक की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से इंडियन फिल्म उद्योग सिनेमा में स्ट्रगल करने लगा। ड्रामा सीरियल्स की शुरुआत का मतलब था अब एंटरटेनमेंट सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि रोज के टीवी शो से भी मिलने लगा। कई डायरेक्टर्स को ये लगने लगा कि अब मिडिल क्लास ऑडियंस टेलीविजन पर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन इस एरा के वायलेंस में भी अपनी ही एक बात है। जैसे ही मैंने कहा मोगैम्बो खुश हुआ, नॉस्टैल्जिया हिट हुआ कि नहीं? अब तुम्हारे हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर इंडिया के साथ ही शहंशाह, त्रिदेव, आखिरी रास्ता और कर्मा जैसी फिल्मों ने इंडियन सिनेमा में विलन के कैरेक्टर को ग्लैमराइज कर दिया। और फिर आई कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने वायलेंस सेटअप्स को हमारे आसपास के इलाकों में दिखाया। विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा, जेपी दत्ता की फिल्म हत्यार, चंद्रशेखर नार्वेकर की सुपरहिट तेजाब तुम से मुकुट बिहारी कौन है? ने गैंगस्टर, वायलेंस और मुंबई नोआर फिल्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसे राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर्स ने आगे जाके पॉपुलराइज किया। जब हम वायलेंस को मुंबई जैसी शहरों में देखने लगे तब हमें पता चला कि हमारे शहर में भी ये सब हो सकता है। वायलेंस इन इंडियन सिनेमा इन 1990s। 90s की शुरुआत में गैंगस्टर वायलेंस के साथ साथ एंटी हीरोज भी आने लगे। एंटी हीरोज ऐसे हीरोज हैं जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी वायलेंट तरीके को इस्तेमाल करते थे। हीरोज के साथ साथ विलन्स भी अब अलग तरीके से पेश होने लगे। अब विलन्स कोई बड़े डाकू नहीं थे बल्कि हीरोज की फैमिली या उनके क्लोज सर्कल में से हुआ करते थे, जिसने हीरोज और विलन के बीच के डायनामिक को बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड कर दिया था। नाना पाटेकर के अग्नि साक्षी के रोल ने एंटी हीरोज के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था।
आगे जाकर शाहरुख खान की बाजीगर और डर, संजय दत्त की खलनायक और वास्तव के नेगेटिव कैरेक्टर्स लोगों को उनके एटीट्यूड और स्वैग के वजह से पसंद आने लगे। ये देख, असली असली 50 तोला राम गोपाल वर्मा की सत्या में क्रिमिनल्स के जीवन की निजी रूप और उनके तौर तरीके दिखाए गए। इन फिल्मों के कैची गाने और डायलॉग्स ने दर्शकों के दिमाग में घर सा बना लिया था। गोली मार भेजे मैं। क्राइम जॉनर में पहली बार ऐसा देखा गया कि हम क्रिमिनल्स की जिंदगी के अंदर की बातें जान रहे थे, उनकी ह्यूमन साइड को देख रहे थे। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। फिर आया 2000s का दशक, वायलेंस इन इंडियन सिनेमा इन 2000s। 2000 के दशक में फिल्मों में डाइवर्सिटी आई। फिल्म मेकर्स अलग अलग थीम्स एक्सप्लोर करने लगे और इन थीम से एक नई सोशली अवेयर और रियलिस्टिक फिल्मों की शुरुआत हुई। जैसे जैसे फिल्मों के थीम्स बढ़ते गए, वायलेंस भी अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे होने लगा। रंग दे बसंती, गंगा जल और अपहरण जैसी फिल्मों में पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, ब्लैक फ्राइडे में टेररिज्म और गजनी में रिवेंज के लिए किए जाने वाले वायलेंस को दर्शाया गया। युवा में अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर के ग्रे शेड्स यानी उनकी अच्छाई के साथ साथ उनकी बुराई भी दिखाई गई। सैफ अली खान ने ओमकारा में विलियम शेक्सपियर के इयागो पर आधारित लंगड़ा त्यागी के कैरेक्टर को बखूबी निभाया, अपने माथे के गंजेपन से लेकर दांतों के पीलेपन तक। शूट आउट एट लोखंडवाला में विवेक ओबरॉय के माया कैरेक्टर ने ऑडियंस के दिमाग में एक ऑलमोस्ट रियल लाइफ विलन और उनकी वायलेंट जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरफ फैसिनेशन सी क्रिएट कर दी। 2000 के दशक की और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब इंडिया को फाइनली साउथ के खाने और रजनीकांत के अलावा और भी कुछ आकर्षित करने लगा। ये वो वक्त है जब हम टीवी पे जो चैनल लगाए वहाँ एक साउथ इंडियन फिल्म जरूर रहती थी। मेरे यहाँ पे शिवाजी द बॉस। लोगों ने इन फिल्मों को देखना तब शुरू किया जब ये फिल्म्स हिंदी में डब होकर नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होने लगी। इंदिरा द टाइगर, मेरी जंग, वन मैन आर्मी, शिवाजी द बॉस, डॉन नंबर 1, अपरिचित द स्ट्रेंजर जैसी साउथ फिल्म्स के लिए एक पैन इंडिया ऑडियंस मिली, जिससे साउथ इंडियन मूवीज के एक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन गया। इस दौर में साउथ इंडियन फिल्म्स की डिमांड शुरू हो गई और उनका इन्फ्लुएंस पैन इंडिया सिनेमा में कई रीमेक्स के साथ दिखने लगा। हजरात 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 2010 से लेके अब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी वायलेंट फिल्म्स ने लोगों को सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि देसी शहरों और गांव के तौर तरीके, उनका कल्चर भी दिखाया। चाबी कहाँ है? चाकू छुरियों के जगह कट्टा चलाना और माफिया डॉन के जगह ठेकेदार और बाहुबली आ गए। डायलॉग्स में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग से ज्यादा रोज की भाषा का प्रयोग होने लगा। सोच समझ के बोलिए सिंह साहब, वैध अवैध का फर्क हमको मत समझाइए। ये रहा जमीन का कागज। जिसकी वजह से ऐसी फिल्मों में एक डार्क कॉमेडी भी दिखने लगी। एनआरआई से हटकर अब इन छोटे शहरों का सेटअप दिखाया जाने लगा। उनके बात करने का तरीका, रीजन से जुड़ी गई गालियां, लोकल लैंग्वेज से इंस्पायर्ड गाने, इस मूवी को देखकर काफी लोगों को, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई हाँ, ये है असली इंडिया का रिप्रेजेंटेशन। अगर गैंगस्टर्स पे कोई फिल्में हो तो ऐसी हो। बिना जानकारी का किसी को भी नौकरी पर रखेगा, तो कोटा देंगे हम। जैसे मार्वल डीसी के हीरोज और विलन्स की ओरिजिन स्टोरीज होती है, वैसे कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरीज लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी और ये आप कश्यप की फिल्मों में बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। कश्यप की मूवीज ने इंडिया में कल्ट क्लासिक फिल्मों को नॉर्मलाइज कर दिया, जो पहले सिर्फ वेस्ट में क्वेंटिन टैरेंटिनो के पल्प फिक्शन और किल बिल जैसी मूवीज में पाया गया था। गैंग्स ऑफ वासेपुर की दोनों फिल्मों के सक्सेस ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक और कई ऐसे शोज और ऑडियंस के लिए एक दरवाजा खोला। 2010 के बाद बॉलीवुड के साथ साथ बाहुबली, विक्रम वेधा, केजीएफ, पुष्पा और आरआरआर जैसी रीजनल फिल्म्स को पैन इंडिया ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया। वेस्ट से इन्फ्लुएंस होकर गन वायलेंस और स्मार्ट एक्शन की पॉपुलैरिटी इंडियन फिल्म्स में बढ़ गई। हॉलीवुड के बिग बजट एक्शन से इंस्पायर होकर बनी इंडियन फिल्म्स, जिसमें एडवांस मशीन गन्स, बॉम्ब्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और प्लेन्स यूज होने लगे, जिससे एक्शन और वायलेंस के थीम्स ग्लैमराइज होने के साथ साथ मॉडर्नाइज भी हो गए। साइकोलॉजी बिहाइंड वायलेंस। इंटरनेशनल और इंडियन फिल्म मेकर्स एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पर उन्होंने ये फॉर्मूला किस बेसिस पर बनाया? ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मीडिया साइकोलॉजी के मुताबिक मीडिया साइकोलॉजी
लोगों के मीडिया कंजम्पशन पैटर्न्स, उनके थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है। इस स्टडी से क्रिएटर्स लोगों के इंडिविजुअल चॉइसेस और पसंद को इंसाइट्स की तरह यूज करके उनके लिए स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके। इंडियन ऑडियंस क्यों आकर्षित होती है वायलेंट फिल्म्स की तरफ? हम वायलेंट फिल्म्स देखना उसी कारण से पसंद करते हैं जिस कारण से हम वायलेंट और कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम कुछ हद तक अग्रेसिव और वायलेंट प्रजाति है। इसलिए हमें अपने इंटरनल वायलेंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका चाहिए। अब करते हैं कैथारसिस और एस्केपिज्म की बात। व्यूअर्स कैथारसिस और एस्केपिज्म तब एक्सपीरियंस करते हैं जब वो एड्रेनलिन बढ़ाने वाली चीजें देखते हैं। उनके लिए वायलेंट मूवीज का रश स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग और रेसलिंग को देखकर मिलने वाले रश की तरह है। वायलेंस देखकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं और ये टेंशन और एंटिसिपेशन की फीलिंग एंड तक बनी रहती है। अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो हमें सिनेमा में वायलेंस देखना पसंद आता है क्योंकि वो हमारे लिए एक स्ट्रेस रिलीफ की तरह है। इन सभी कारणों की वजह से इंडियंस जब सिनेमा में वायलेंस देखते हैं तो वो कुछ पलों के लिए अपनी निजी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को भूलकर उस फिल्म से, उस दौर से, उस कैरेक्टर और उसकी बैक स्टोरी से जुड़ जाते हैं। आज के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो हर जगह एक्शन फ्रेंचाइजी एंड मूवीज ने हंगामा मचा दिया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वायलेंस एंड एक्शन एक एवरग्रीन जॉनर ऑफ एंटरटेनमेंट है। I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. अगर आपको इंडियन सिनेमा में वायलेंस का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो कुकू FM लेकर आए हैं शूट आउट बिहार चैप्टर, एक ऐसा ऑडियो शो जिसमें गुड्डू तिवारी के खौफ से दहशत में है पूरा बिहार। जानिए बिना अपराध के क्यों काट रहा है गुड्डू जेल में सजा। डाउनलोड कीजिए कुकू FM और आज ही सुनिए गुड्डू तिवारी की कहानी।